अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुजुर्गाने कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुजुर्ग क़ायद जनाब भाई साहब, मोहतरम जनाब इस्माइल साहब, रुकने बल्दिया जनाब जाकिर बाखरी साहब, रुकने कानून साज काउंसिल जनाब रहमत बेग साहब, सीनियर मजलिसी क़ायद व साबिक़ा रुकने बल्दिया जनाब यूसुफ साहब, समद वारसी साहब और मेरे तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुफ़ा, अज़ीज़ान मिल्लत, आप जानते हैं कि हैदराबाद की इस पुरवक़ार पार्लिमानी नशिस्त के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे 5वीं मरतबा हैदराबाद की आवाम की खिदमत करने के लिए मुझे मौका दिया और मैं आज आपके सामने बहैसियत उम्मीदवार हैदराबाद पार्लिमानी हल्का आपसे मुखातिब हूँ। आप जानते हैं अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि पिछले 5 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोनों रुकने पार्लिमान ने हर अवामी मसले के ऊपर पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ को उठाया। हुकूमत के गलत कानून के खिलाफ हमने अपनी तकारीर के जरिए पार्लियामेंट में हुकूमत के इस गलत कानून को अवाम के सामने एक्सपोज किया। जहां कहीं भी कानून के बिल लाए गए, चाहे CAA का कानून हो, ट्रिपल तलाक का कानून हो, UAPA का कानून हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन तमाम कवानीन की मुखालिफत की। रिजर्वेशन का मसला आया जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इकनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर, माशी पसमानदगी के ऊपर रिजर्वेशन दिया। मजलिस वाहिद पार्टी थी जिसने कहा कि ये अम्बेडकर के ख्वाबों के खिलाफ नरेंद्र मोदी की हुकूमत काम कर रही है। जब मराठा रिजर्वेशन का मसला आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि हाँ, महाराष्ट्र के मराठाओं को मिलना चाहिए। धनगरों के शेड्यूल ट्राइब का मसला आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तायीद की कि उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के मुसलमानों के रिजर्वेशन का मसला आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात का मुतालबा किया पार्लियामेंट में कई मरतबा। बुलडोजर से, भाई साहब रुक जाइए ना, वो बच्चों को रोकिए, खाओ बिठाइए। बुलडोजर से मासूम लोगों के घरों को अगर तोड़ दिया जा रहा था, सबसे पहले आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाई। CAA का काला कानून लाया गया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस कानून की कॉपी को पार्लियामेंट में फाड़ दिया। हिजाब के ऊपर पाबंदी का मसला आया, सबसे पहले मुल्क में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस फैसले की, बीजेपी की कर्नाटका की हुकूमत के फैसले पर तनकीद की। MP लैट स्कीम का मसला है, जितना हुकूमत की तरफ से MP लैट के पैसे मिलते हैं हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के के डेवलपमेंट के लिए, वो तमाम के तमाम फंड को इस्तेमाल किया गया। 2 साल इस मियाद में MP लैट के पैसे नहीं दिए गए कोविड की वजह से, मगर जितने भी पैसे आए
उन तमाम का इस्तेमाल तरक्याती कामों में करवाया गया। और अभी यहाँ पर जनाब जाकिर बाखरी साहब और रहमत बेग रुकन कानून साज कौंसल बता रहे हैं कि इस दत्तात्रेय बल्दी डिवीजन में सीमेंट रोड, बीडीसीसी रोड के करीब 6.5 करोड़ के तरक्याती काम अंजाम दिए गए। एमपी बजट और एमएलसी बजट में 3 करोड़ 40 लाख के तरक्याती काम अंजाम दिए गए। 5 नए ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए। बंच केबल का इंतजाम किया गया। आबरसानी वाटर वर्क्स के 6 करोड़ 12 लाख के काम करवाए गए। 3 नए बूस्टर डलवाए गए। हरी दरगाह, शिबली हिल्स, कुमारवाड़ी, गंगाबोली, नटराज नगर में। और एक अहम काम करवाना बाकी है, वो सरवर नगर के नाले का काम है, क्योंकि उसमें लैंड एक्विजिशन के पैसे अभी बल्दिया के पास पैसे नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि इस इंतखाबात के तकमील के बाद उस नाले के काम को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 साल में किया। अब 13 मई को इंतखाबात की रायदही का दिन है, मतदान का दिन है। तो मेरी आप तमाम से ये अपील है, गुजारिश है कि आप तमाम अपने अपने घर से निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। और जब आप पोलिंग बूथ को इंशाअल्लाह जाएंगे तो अपने साथ सेल फोन को लेकर मत जाइए, क्योंकि सेल फोन के साथ पोलिंग बूथ में के अंदर दाखिला ममनू है, इजाजत नहीं दी जाएगी आपको। और जब आप मशीन के ऊपर पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे तो बटन को उस वक्त तक दबा के रखिए जब तक कि एक आवाज नहीं आती, टी एक आवाज आती है। उसके बाद बाजू की मशीन में एक छिट्टी निकलती है, जिसमें छिट्टी पे आपको पतंग का निशान नजर आएगा, तो उसको देख लीजिए कि पतंग के निशान की छिट्टी निकली। उसके बाद आप लोग पोलिंग बूथ से निकलकर अपने काम में और मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ में लग जाइए। और खास तौर से इस बात को मैं हमारे बुजुर्गों से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से अपील कर रहा हूं कि पोलिंग बूथ को जाते वक्त आप अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाइए। वो कार्ड लेकर जाइए जिस पर आपकी फोटो हो, मगर कोशिश हमारी पूरी होनी चाहिए कि हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़े। ये जो 40%, 45% पोलिंग हो रही है, याद रखिए ये इलेक्शन पार्लियामेंट का इलेक्शन है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने मुखालिफीन हैं, जिनका ताल्लुक संघ परिवार से है, आरएसएस से है, बीजेपी से है, या वो उस तरह की ज़हनियत रखते हैं, वो सब यही कोशिश करेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को यहां से रोका जाए। क्यों रोका जाए? इसलिए कि ये पसंद नहीं करते कि गयूर अवाम की एक आवाज जो पिछले 40 साल से आपकी नुमाइंदगी कर रही है। मैं नौजवानों को बताने के लिए कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नौजवानों 26 साल मेहनत की इस हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर कामयाबी हासिल करने के लिए। यहां पर हमारे बाप भाई बैठे हैं, यूसुफ साहब हैं जो कदीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन हैं। 26 साल मेहनत करना पड़ा, तब जाकर 84 में मरहूम कायद सालार मिल्लत को अल्लाह ने कामयाबी दी। मेरे भाई 26 साल की मेहनत के बाद आपकी आवाज सरजमीने दखन के गयूर अवाम की आवाज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गूंजना शुरू हुई। ये पसंद नहीं करते कि आपकी आवाज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गूंजे। ये तमाम ताकतें इस बात को पसंद नहीं करते, चाहे वो सेकुलर भी क्यों ना हो, कि आखिर कौन है ये लोग जो पार्लियामेंट में आकर
हिंदुस्तान के आईन और संविधान के दायरे में रहकर हर चीज पर अपनी बात को रखते हैं। इनको तकलीफ इस बात की भी है कि आखिर इन लोगों में अल्लाह ने क्या काबिलियत दी अल्हम्दुलिल्लाह कि 6-7 मिनट में वो अपनी पूरी बात को रख देते, जो 1 घंटे की तकरीर में भी कोई नहीं रख सकता। इनको इस बात की तकलीफ है कि बेबाक तरीके से मजलिस ऐवान पार्लियामेंट में अपनी बात को रखती है। इनको ये बात समझ में नहीं आती कि हिंदुस्तान के कोने कोने में उन्होंने सियासी नुमाइंदगी को कम करके रख दिया, मगर आखिर क्या बात है कि हैदराबाद की आवाम मजलिस को कामयाब करती है। तो ये तमाम कोशिशें की और हरबे किए जाएंगे। मेरी आप सदमन गुजारिश है कि आप अपने इत्तेहाद को और मजबूत करिए। 13 तारीख के दिन आपको अपनी जुर्रत के मुजाहरे करने पड़ेंगे। 13 मई को आपको अपनी जुर्रत के मुजाहरे करने पड़ेंगे और आपको उन लोगों को पैगाम देना पड़ेगा जो हमारी नुमाइंदगी के दुश्मन हैं, जो हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहते हैं, जो हमारी इबादत गाहों पर ललचावी नजरें लगाकर बैठे हैं, जो हर चीज से हमको छीनना चाहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 13 मई के दिन आप तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि अपने घर से निकलिए, पोलिंग बूथ को जाइए, सुबह के अवलीन वक्त में जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन गर्मा का मौसम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 घंटे के लिए आपसे कम वक्त आपको लगेगा। आप पूरे अपने अफराद खानदान के साथ पोलिंग बूथ को जाइए। याद रखिए, ये गर्मी अगर आप 1 घंटे के लिए बर्दाश्त कर लेंगे तो 5 साल तक जो फिरका परस्त ताकतें अपने नापाक मंसूबे और अज़ाइम को लेकर इस मुल्क को गर्म करना चाहते, इस मुल्क को जो लोग गर्म करना चाहते हैं, उसके मुकाबले के लिए आपके नुमाइंदे की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो आपके जज्बात और आपके अल्फाज को, आपकी तकालीफ को ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुल्क के कोने कोने से जो कमजोर मजलूम अवाम है, चाहे वो मुस्लिम अकलियत हो, दलित हो, आदिवासी हो या एक बड़ी तादाद में हमारे सेकुलर हिंदू भाई हो, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने मुझे फोन आते हैं, कितने व्हाट्सएप पर पैगामात आते हैं जिनको मैं जानता तक नहीं, वो मुझे फोन और व्हाट्सएप पर पैगाम देकर कहते हैं, ओवैसी साहब दोबारा जीत कर आना, आपकी जरूरत है, आज भारत की पार्लियामेंट में जरूरत है इस देश को आपकी आवाज की। हम हैदराबाद की आवाम से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सिर्फ आपकी आवाज नहीं है, ये सिर्फ आपके इत्तेहाद की निशानी नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक मरकज़ सियासी की ताकत नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनतें की, आज ये आपकी हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पूरे मुल्क के कमजोर और मुजलूम आवाम की एक आवाज बन चुकी है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वोट का इस्तेमाल करिए। 1 दिन आपको निकलना है, 13 मई के दिन आपको अपने के वोट का इस्तेमाल करना है। अगर आज आप नहीं निकलेंगे तो फिर कब निकलेंगे? देखिए, कुदरत हमसे पुकार पुकार कर इनके अज़ाइम दिखा रही है। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो निशाना मारते हैं, तीर का निशाना मारते हैं मस्जिद की तरफ। वो क्या पैगाम हमको दिया जा रहा है? वो मस्जिद के ऊपर तीर का निशाना नहीं था, वो हैदराबाद के अमन को बर्बाद करने के लिए कोशिशें हैं। वो तीर फेंकना सिर्फ मस्जिद के ऊपर नहीं था, यहां की भाईचारगी को खत्म करने के लिए था। वो तीर फेंकने का वीडियो तेलंगाना में फसादात को बर्पा करने के लिए था। वो तीर फेंकने का वीडियो इस बात का पैगाम दे रहा था कि ये हमारे अज़ाइम हैं, ये उनके अज़ाइम हैं। इसीलिए मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप इस पर पूरी गौर और फिक्र करिए, बल्कि अब आपको अमल करना है। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों का
जो अपने खिताबात के जरिए, अपने वाजों के जरिए, अपने बयानात के जरिए हम तमाम से अपील कर रहे हैं कि जाके ओट डालो 13 तारीख को। याद रखिए, भारत की पार्लियामेंट में आपकी आवाज है, बेबाक आवाज है। यकीनन मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, मैं कोई फरिश्ता होने का दावा नहीं कर रहा हूं, मुझ में बहुत से कमजोरियां हैं और मैं बार बार अल्लाह से भीख मांगता हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि अगर मेरी कमजोरियां हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उन कमजोरियों को दूर किया जाए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमको आपके इत्तेहाद और दुआओं से कामयाब और कामरान करेगा। हम हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर कामयाबी हासिल करेंगे और दोबारा एक नए हौसले और ताजगी के साथ हम अपना काम और जद्दोजहद के सफर को जारी रखेंगे। आपसे मैं ये भी बताना चाह रहा हूं, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज से 3-4 दिन पहले हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो तकरीर की, क्या तकरीर वजीर आजम ने कर दी। उन्होंने कह दिया कि भारत के 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत घुसपैठी है। घुसपैठी का मतलब मालूम आपको? घुसपैठी का मतलब मालूम आपको? घुसपैठी उन लोगों को कहती है जो बांग्लादेश से घुसकर आके भारत में रह गए, जो भारत के शहरी नहीं है। एक मुल्क का वजीर आजम, 133 करोड़ अवाम का वजीर आजम भारत के 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत को घुसपैठी कह रहा है, क्योंकि यह हिंदी का लफ्ज है। घुसपैठी का मतलब यह है कि लोग जो इल्लीगल हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा था, मुखालिफिन मजलिस मेरा मजाक उड़ाते थे कि देखो CAA NPR NRC करेंगे और करके बताएंगे कि घुसपैठी है। आज वजीर आजम के मुंह से वो अल्फाज निकल गए, ये घुसपैठी है। बताइए, क्या आप घुसपैठी हैं? आप भारत के शहरी है या नहीं है? बताइए, या जोर से बोलिए, इतना सन्नाटा क्यों है? आप घुसपैठी है या नहीं? बल्कि अगर हैदराबादी जबान में पूछूं, बताओ तुम घुसपैठी हो या ना में बोलो। ये होना, मुल्क का वजीर आजम कह रहा है ये घुसपैठी है। मैं देख रहा था वजीर आजम को मीडिया के लोग और जो बीजेपी को थोड़ा वोट देने वाले लोग मेरे को फोन करके बोले, नॉर्मल कॉल पे नहीं बोले, व्हाट्सएप पे फोन करके बोले, अरे असदुद्दीन ये आदमी क्या बोल दिया। मेरा भाई ताज्जुब क्या हो रहा है आपको? यही तो इनका ओरिजिनल चेहरा है। ये सिर्फ धोखा दे रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 2002 से हर तकरीर में, पेपर में आज देखेंगे मोदी की गारंटी। मोदी की एक ही गारंटी है, दलित और मुसलमानों से नफरत करो। ये मोदी की गारंटी है। 2002 से ये हुई काम कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक मुल्क का वजीर आजम इस मुल्क की 15% अवाम को घुसपैठी कहता है, इससे शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती। फिर उसके बाद कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप बताइए, आप पैदा कर रहे ज्यादा बच्चे? नहीं, शर्मा रहे, कहीं क्यों कहीं कर रहे? नहीं, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे। सबसे पहले सुन लो आप, नरेंद्र मोदी के 6 भाया हैं। सुने आप, अमित शाह की 6 बहनें हैं और RSS के जो सर संचालक थे उनके सुना मैं तो 10 या 11 थे भाई बहन जुमला। मगर मुसलमान जो अंग्रेजी में बोलते, हमारी बेटियों और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो गिरा है, यकीनन गिरा है। मगर ये बात बोलना कि ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे, नहीं, हंसने का नहीं है। ये क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों बोलती RSS बीजेपी? ताकि हमारे हिंदू भाइयों को बोला जाए, अगर ये लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे, एक वक्त आएगा ये लोग मेजॉरिटी में हो जाएंगे। कभी नहीं होने वाला। जो बड़े बड़े माहिरीन है उनकी रिपोर्ट है कि इस साल, मैंने
2070 और 75 के दरमियान हमारे हिंदू भाइयों की आबादी 78% पर रुक जाएगी और उसके 40 साल के बाद मुसलमान की आबादी भी स्टेबलाइज हो जाएंगी, स्टेबलाइज हो जाएंगी। तो कभी भी मुसलमान इस मुल्क में मेजॉरिटी नहीं होगा, मगर नरेंद्र मोदी ये डर दिखा रहे हिंदू भाइयों बहनों में, ये मुसलमान मेजॉरिटी में हो जाएंगे। देखो नरेंद्र मोदी, आप कब तक डर दिखाएंगे मुसलमानों का? आप कब तक हिंदू भाइयों बहनों को मुसलमानों का डर दिखाएंगे? यकीनन हमारा मजहब अलग है, हमारी तहजीब भी किसी हद तक अलग हो सकती है, मगर हम तो इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी है ना। आप क्यों नफरत की दीवारों को उठा रहे हैं? ये डर क्यों दिखा रहे हैं आप कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं? फर्टिलिटी रेट बोलो, ये मोदी की गवर्नमेंट का डेटा है। पॉपुलेशन ग्रोथ मुसलमानों का गिरा है। अब उसके बाद अच्छा, सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्डोम यूज करता है मर्दों में पूरे भारत में, मैं शर्मा रहा हूं, नहीं खुला बोल रहा हूं, सुनो आप, नहीं सुनो, सबसे सुनो भाई, अरे सुनो, मजाक नहीं है ये, मजाक नहीं है, आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा अगर कॉन्डोम यूज करता है मर्दों में तो मुसलमान। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मोदी की गवर्नमेंट बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूं। मगर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नफरत पैदा करना इनका काम है, नफरत पैदा करना इनका काम है। अच्छा, स्पेसिंग बोलते, हमारे मुसलमान एक बच्चा पैदा करके वक्त देते, उसको स्पेसिंग बोलते, उसमें भी हमारा अच्छा खासा रिकॉर्ड। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मगर मुल्क के अक्सरियती तबकों को मोदी ये पैगाम देना चाह रहे हैं, ये घुसपैठी है और इनका प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा है। नरेंद्र मोदी, आपसे बड़ा कोई झूठा इस देश में नहीं होगा, इस मुल्क में। इतना लंबा लंबा आप छोड़ते हैं और बल्कि सुनिए, अरे क्या जी है, ठहरो। नरेंद्र मोदी एक मर्तबा सऊदी अरब को गए थे। सऊदी अरब, ये जोक बोल रहा हूं, कहीं बीजेपी वाले दिल पे नहीं लेना, गुर्दे पे लो। तो नरेंद्र मोदी को रियाद में एक तोप दिखाया, तो मोदी जी जो ऐनक लगा के वो तोप के अतराफ फिरे, ऐसा फिरे जैसा बनाने वाले हैं। उस शेख से पूछे कितना फेंकती, तो वो शेख भी बड़ा चालाक था, उन्हें बोला वल्लाही तुमसे कम फेंकती। तो ये मजाक है, जोक है, कहीं सीरियस ले लेंगे आप, मगर लंबा तो छोड़ते हो। अब आप बताइए, एक मुल्क का वजीर आजम, 133 करोड़ की आवाम का वजीर आजम, वजीर आजम किसी मजहब का हो सकता है, मगर वो सब मजहब के मानने वालों का वजीर आजम होता है। अगर कोई खुदा को नहीं मानता उसका भी वजीर आजम होता है। मगर नरेंद्र मोदी बता दिए कि वो सावरकर के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी मानने वालों के वजीर आजम। मिस्टर मोदी, मुझे शर्म आती है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह की जबान में आप इस्तेमाल करेंगे। आज तकरीर की बिहार में, और बिहार में तकरीर करके नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक खास वोट बैंक के लिए काम होता है। खास माने खास वोट बैंक का मतलब क्या है? असदुद्दीन ओवैसी। अरे खास क्या है बताओ ना, तुम खास के वजीर आजम नहीं है क्या? अरे 10 साल में तुमने क्या किया बताओ मोदी? कहां गया वो चंद्रयान-3 जो हम चांद पर उतारे थे? कहां गया G20? कहां गया विश्व गुरु? कहां गया पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी हम बन जाएंगे? कहां गया हम ताकतवर सुपर पावर बनेंगे? सब खत्म हो गया। मोदी ओरिजिनल एजेंडे पे आ गए कि मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा करो।
और मैं जिम्मेदारी के साथ उन तमाम हमारे हिंदू भाई बहन से कहना चाह रहा हूं जिनके दिल में आज भी बाबा साहिब अंबेडकर की मोहब्बत है, मोदी अगर जीतेगा तो भारत के अंबेडकर के संविधान को तब्दील करेगा। मेरी बात को याद रखो आप। जब इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन दिया गया उसी वक्त उन तमाम ताकतों को खड़े हो जाना चाहिए था। ये बार बार बोल रहे मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, करेंगे। ये अंबेडकर का बना हुआ आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की साजिशें की जा रही हैं। इसीलिए मैं उनसे भी अपील करूंगा कि देख समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये आईन में आर्टिकल 2930 है। आर्टिकल 2930 क्या है? अक़लियतों के लिए, जैसे मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख हैं, उनको अपनी तहजीब, तालीमी इदारे खोलने की इजाजत है, मदरसे खोले जाते। याद रखो ये सब मदरसों पर ललचाई नजर लगाकर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों को खत्म करने का एक जजमेंट आ गया। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अपील नहीं की सुप्रीम कोर्ट में, किसी और को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मदरसों के दुश्मन है, प्रोफेशनल कॉलेजेस के दुश्मन है। और आपको जानकर हैरत होगी कि इस 10 साल में अक़लियतों का जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट था, नरेंद्र मोदी ने उसको कम कर दिया। जो बोलते अरे मुसलमान ये फुला बोलते, क्या कहा था मोदी ने? एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान दूंगा। ड्रामा था, झूठ था। सब दुनिया अब जानती है कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट 4th क्लास से 6th क्लास से शुरू होता। ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 9वीं जमात से दे रहे, 9th क्लास से दे रहे, और वो भी पैसे कम कर दिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद फाउंडेशन को खत्म कर दिए। अक़लियती बच्चे जैसे मुसलमान, ईसाई थे, PhD DPhil करते थे, अब कोई नहीं करना। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, उसके पैसे रिलीज नहीं करते। मेरे भाई आप देख रहे कि गोश्त के नाम पर मारा जाता है। मैं एक गोश्त की दुकान पर गया, बल्कि कहना चाह रहा हूं बीजेपी वालों को, अब जितने पैदल दौरे होंगे हर गोश्त की दुकान के सामने मेरे को फूलकार पिलाना। आप गोश्त की दुकान है, कारोबार कर रहा हूं ने, कुरैश ब्रादरी वाले, उनका बरसों उनका वही है कारोबार। ने आप वहां जाके बोले रेहान बीफ शॉप मुबारक, अरे क्या है उसमें? मैं इडली की दुकान पे जाके इडली डोसा वड़ा खाया। इडली जिंदाबाद बोले तो तकलीफ नहीं आपको, वड़ा जिंदाबाद बोलो, डोसा जिंदाबाद बोले तकलीफ नहीं आपको। अरे यही तो बताना चाह रहा हूं, ये मुल्क डोसा, इडली, वड़ा, बिरयानी, कल्याणी बिरयानी, चिकन बिरयानी, हलीम सबों का है। कर्ड राइस खाते लोग। यही तो भारत की खूबसूरती है, यही तो मुल्क की खूबसूरती है। और जो खाना चाहता खा ले, बासुअर भी खाते खाओ, मगर आपको सिर्फ यही नजर आता। अच्छा, बात गोश्त की निकली। इलेक्ट्रल बॉन्ड मालूम क्या है आपको? इलेक्ट्रल बॉन्ड सुने? इलेक्ट्रल बॉन्ड यह है कि एक बड़ी कंपनी होती है जो सियासी पार्टियों को पैसे देती, डिमांड ड्राफ्ट समझिए। एक अलाना एक कंपनी है मेदक जहीराबाद में, उन्होंने नरेंद्र मोदी को 10 करोड़ रुपए दिए। बीफ की कंपनी है, एक्सपोर्ट करते हैं, 10 करोड़ नरेंद्र मोदी को दिए, 1.5 करोड़ उद्धव ठाकरे को दिए। और हम एक बीफ की गरीब की दुकान पर मैं गया तो आसमान सर पे उठा लिए। अरे कुछ तो शर्म रखो, तुम 10 करोड़ रुपए लेते, एक बीफ एक्सपोर्ट कर रहा उन्हें, यानी तुम्हारे को पैसे मिले तो जिंदाबाद, और मैं गरीब की दुकान पे जाके बोला तो हाँ कैसा बोले। अरे क्या कमाता होगा गरीब वो। और हमारे हिंदू भाई में जो समाज, कटिक समाज है, वो भी गोश्त बेचते। माने आप क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क को?
आप इलेक्ट्रल बॉन्ड 10-10 करोड़ लेंगे अलाना कंपनी से, और असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले, वीडियो डाले। अरे शराब बिकती, हम क्या बोलते भाई शराब की दुकान, हम क्या बोलते मस्जिद के स्कूल के उतने दायरे में मत रखो आप। मैं भी कल खड़ा हो गया अगर बोला मैं कि रमजान में शराब की दुकानें बंद है ना, पूरे के पूरे रोड पे निकल के पागल हो जाएंगे अगर मैं बंद करा दिया तो पूरे शराब की दुकानों को। आप समझ रहे हम नहीं बंद करा सकते, हम एहतजाज नहीं कर सकते। हम जानते हैं ये जमहूरियत है, कानून के लिहाज से काम करना है। आप कौन होते? नहीं, तुम ये कपड़े नहीं पहनना, तुम आरएसएस की चड्डी पहनना, क्या मतलब? अब तो हद ये हो गई कि हमसे कहा जा रहा है भारत के मुसलमानों से कि इस्लाम अगर सीखना है तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों से सीखो, आरएसएस के चीफ से सीखो। भाई उनको क्या फजीलतुल शेख है, फिर उनको क्या मालूम? ये इनका असल मकसद है कि शनाख्त को छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, घुसपैठी बोलना, क्या बोले आज? खासुल खास, वही बोले ना? हाँ, खासुल खास वोट बैंक। मोदी जी एक इधर भी आता खासुल खास, हम उसको पाया लगाते हम खासुल खास वोट बैंक। क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप, मगर आप अपने ओरिजिनलिटी पे आ गए। आप बता दिए कि आप हीरो नहीं है, आप बता दिए कि आपका असली चेहरा यही है। और 13 मई को आपको याद रखना पड़ेगा और अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाइए क्या क्या बोला जा रहा है। अमित शाह के बोलते कि मैं रिजर्वेशन निकाल दूंगा, मजहब के नाम पे झूठ बोलते अमित शाह बीजेपी, मजहब के नाम पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। आर्टिकल 15 और 16 में समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों में जो जात बरादरी है, कृष्णन की रिपोर्ट है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते अंग्रेजी, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, उसके बावजूद ही बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी आरएसएस इस बात को पसंद नहीं करती। मोदी को नफरत है अगर कोई बच्चा तेलंगाना का, आंध्रा का डॉक्टर बन रहा है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, कोई इंजीनियर बन रहा है, नफरत है, कोई पुलिस कांस्टेबल में रिजर्वेशन से कांस्टेबल बन रहा है, नफरत है, कोई टीचर बन रहा है, नफरत है, कोई डीएसपी बन रहा है, नफरत है, कोई आरडीओ बन रहा है, एमआरओ बन रहा है, नफरत है, कोई नर्स बन रहा है, नफरत है। माने ये कुछ नहीं करना तो क्या करना? हम नहीं, पंक्चर की दुकान पे तुम बैठना। अरे नहीं, मेरे बाप दादा पंक्चर की दुकान पर बैठे होंगे, मगर आज उनका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, ताकतवर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये लोग और ये मुखालिफीन मजलिस बोलते, मजलिस क्या करी? प्यारे, चंद्रायन गुट्टा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने टेमरिस्ट का स्कूल कायम किया।